तेरी मेहनत रंग लाएगी, मंजिल पास बुलाएगी। जो भी हो रास्ते उनसे लड़ना है, जीत अपनी होगी ये दिल से कहना है। रुकना मत, थमना मत, सपनों की ओर बढ़ता चल। रुकना मत, थमना मत, अपने हौसलों को पंख दे चल। रुकना मत, थमना मत, सपनों की ओर बढ़ता चल। रुकना मत, थमना मत, अपने हौसलों को पंख दे चल। तेरे संग आस है, रुकना मत, थमना मत, सपनों की ओर बढ़ता चल। रुकना मत, थमना मत, अपने हौसलों को पंख दे चल। रुकना मत, थमना मत, सपनों की ओर बढ़ता चल। रुकना मत, थमना मत, अपने हौसलों को पंख दे चल। नमस्कार सभी को। मैं प्रतीक कथोरिया, इबाटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ अकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं हमारे आज के इस इवनिंग वेबिनार में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल दी पार्टिसिपेट्स। आज हमारा ट्रेनिंग सेशन ई ग्रोथ अकेडमी जो सिस्टर कंसर्न है ई बायोटोरियम की, जो हमेशा आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। हमारा मॉर्निंग का बूट कैंप रन होता है, हमारे 9 बजे ओपन वेबिनार्स होते हैं और हमारे साथ साथ आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारा 18 मार्च को रूपांतर मुंबई में ऑलमोस्ट मोर देन 2000 पार्टिसिपेट्स के साथ बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ और अभी और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिल्ली में, राजस्थान में, आपको महाराष्ट्र में, बैंगलोर में, हर जगह केरला में मिलने वाले हैं। क्योंकि ई ग्रोथ का जो पर्पस है वो है आपको राइट एजुकेशन देना, जिसके माध्यम से आप अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सको। सो आज जो हमारा सेशन है, आज का सेशन है हमारे वन ऑफ दी कह सकते हैं यूनिक प्रोडक्ट में, जो कि है ई बायोटोरियम्स हिबारे मोर पावर। बिल्कुल देखिए, कंपनी ने शुरुआत की आज से करीब करीब 58 महीने पहले और एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ करी जो इसने एक कैटेगरी क्रिएट करी पूरी इस इंडस्ट्री में, जो प्रोडक्ट है बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर। बट साथ साथ कंपनी ने, सागर सर ने भी रिसेंटली एक अपडेशन क्रिएट करी और कुछ ही महीनों पहले हमारे और कई सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और अगर आज मैं बात करूं हमारे मोरपा प्रोडक्ट के बारे में, बहुत बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और मैं कहूंगा इतना बेहतरीन कि आज 90% तो उसकी जो वो है, जो उसका स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक रहता है, क्योंकि उसकी इतनी डिमांड है। क्योंकि आज हम इस लेवल के प्रोडक्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं। इसी के साथ आज प्रोडक्ट यूनिक है, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जबरदस्त आ रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है। बट उसको और वास्ट प्रमोट करने के लिए हमें चाहिए नॉलेज, हमें चाहिए ट्रेनिंग, और उसी के लिए आज का सेशन पूरा कंडक्ट किया गया है। तो आज मेरे साथ जो होस्टिंग में मैं कह सकता हूं मेरी को स्पीकर मिसेस दलजीत कौर जी, मैं उनका भी वेलकम करता हूं हमारे बीच में। सो दलजीत कौर जी, मैं आपका भी वेलकम करता हूं हमारे बीच में। और आज जो दलजीत जी हमारा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि यू नो वेरी वेल ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। या
थैंक यू वेरी मच प्रतीक कथुरिया फॉर इनवाइटिंग मी। और दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ई ग्रोथ एकेडमी। बिकॉज ई ग्रोथ एकेडमी में आप लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज दिया है, मेरे को लग रहा है, बिकॉज इतने सेशंस होते जा रहे हैं, जूम मीटिंग्स होती जा रही है, लाइव प्रोग्राम्स होते जा रहे हैं। आज 80% नॉलेज हम सबके पास इतना आ गया है कि हम अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स को पहचान सकते हैं। और जैसे जैसे सागर सर ई बायोटोरियम हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स ढूंढ कर लाते हैं, हम अपनी बॉडी पर काम करके डिजीज फ्री रह सकते हैं। तो आज का जो सेशन है, आई थिंक प्रतीक जी ने आपको बताया कि मोर पावर के ऊपर। मोर पावर नाम ही इतना खूबसूरत है कि मोर पावर, ताकि आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाए। बिकॉज आपने देखा होगा बच्चे कितने लेजी हैं, और कई बार अपना भी मन करता है, ऑफिस से आए हैं कहीं ना जाने का मन करे, तो मोर पावर खाते ही आपके अंदर एनर्जी आएगी। और आपके आज डिटेल में हम सीखेंगे हमारे स्पीकर से, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है, जिन्होंने इसको बहुत रिसर्च के बाद, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट जब लेकर आते हैं मार्केट में, उसमें बहुत सारी मेहनत लगी होती है, बहुत सारे रिसर्च के बाद, बहुत सारे अप्रूवल्स के बाद मार्केट में उसे लॉन्च किया जाता है। और ई बायोटोरियम का यही काम है कि वर्ल्ड के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए लेकर आए, ताकि हमारी कम्युनिटी और हमारे आसपास के लोगों को हम हेल्दी रख सके। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फोकस करूंगी ट्रेनिंग के ऊपर। अब मैं बिल्कुल प्रतीक को बोलूंगी हमारे आज के गेस्ट को वेलकम किया जाए। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल फैक्ट कहा कि आज हमारा जो ये प्रोडक्ट है मोर पावर, इसका नाम में ही है कि ये जो आपकी एनर्जी पावर है उसको वो इंक्रीज कर देता है। सो बिल्कुल देखिए, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है, और उसी के लिए आज का स्पेशली कंडक्ट किया गया है। और हमारे साथ 300 सीरियस पार्टिसिपेंट मैम, 300 सीरियस पार्टिसिपेंट कनेक्ट हो चुके हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ 300 सीरियस इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये सीरियस है अपनी ग्रोथ को लेकर और नॉलेज को इंटेक करने के लिए। तो चलिए दलजीत जी, हमें वेलकम करते हैं हमारे आज के स्पीकर का, या मैं कहूं ये उस पर्सनालिटी का जिनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया, जिनके दिमाग में ये प्रोडक्ट आया और उसको लॉन्च किया मार्केट में, और उसका रिजल्ट तो अनबीटेबल। सो चलिए दलजीत जी, वेलकम करते हैं हम दोनों मिलकर हमारे आज के स्पीकर का, प्रोफेसर का और इन्वेंटर का, द इन्वेंटर who invent the product Hibaris More Power. So Vinay sir, I would like to welcome you on behalf of all the participants who are here and ready to take maximum knowledge from you. Yes, thank you so तो much. वेलकम Thank you सर। so. Thank you, madam. Thank you, Pratik sir. दिलजीत मैम। सभी को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, और हिबारिस मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा एक सेशन हम लेने जा रहे हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो लेंगे ही, जैसा हमेशा ही हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं जनरलाइज प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। बट जैसा लास्ट सेशन में हमने तय किया था कि हम एक दिन एक इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे और दूसरा सेशन हम एक पर्टिकुलर डिसीज के बारे में बात करेंगे, ताकि हमें ओवरऑल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो मिलती ही जाए, उसी के साथ साथ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर यूज किए गए हैं उस इंग्रेडिएंट की इंफॉर्मेशन भी मिले। और साथ ही अगर हमारे आसपास, हमारे पड़ोसियों में, हमारे जान पहचान में अगर कोई ऐसा डिसीज है जिसके ऊपर हम सेशन लेंगे, तो आपको एक क्लैरिटी भी आ जाएगी कि डिसीज क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, और क्या खास बात है ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर इस प्रोडक्ट के अंदर कि वो आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ पर्टिकुलर डिसीज को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम कर सकता है। तो चलिए आज इसी एक डिसीज को साथ में लेकर बात करते हैं, जो है एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी के दौरे भी कहते हैं, जो एक आमतौर पे न्यूरोलॉजिकल बैरियर के हिसाब से काम करता है। मेरा प्रेजेंटेशन में शुरू करता हूं, जस्ट एक बार थम्स अप कर दीजिएगा मेरा अगर स्लाइड शेयर हो जाता। ओके, आई होप मेरी स्लाइड शेयर हो रही है। यस सर, बिल्कुल, आप इसको फुल स्क्रीन कर लो प्लीज। डन, ग्रेट, थैंक यू। या थैंक यू सो मच प्रतीक सर। चलिए आज बिल्कुल हम एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडियन के हिसाब से अगर बात करेंगे या ग्लोबल की बात करेंगे, तब भी मोस्ट कॉमन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रूप में जाना जाता है, दैट इज एपिलेप्सी। और इस एक पर्टिकुलर डिसीज की तो हम पूरी इंफॉर्मेशन लेते ही रहेंगे, और साथ ही कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे लेंगे जहां पे क्या इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर अगर एपिलेप्सी है या फिर हम उसके फर्स्ट स्टेज के अंदर जा रहे हैं, तो उसे बॉडी के बाहर किस तरीके से निकाला जा सकता है। यस, एक्चुअली अगर हम
देखेंगे हमारा जो पूरा शरीर बना है ये 11 अलग अलग प्रणालियों से बना है, 11 अलग अलग सिस्टम से बना है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर मसल्स, मांसपेशियां हो सकती है, हड्डियों का ढांचा हो सकता है, स्केलेटन हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, अलग अलग ये 11 प्रणालियां अगर हम देखेंगे तो हमारा पूरा एक शरीर बनता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके शरीर का कोई एक सिस्टम खराब है और बाकी के 10 सिस्टम बहुत प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो क्या आपका पूरा शरीर ठीक से काम कर रहा है? नहीं। आयुर्वेदा की ये खास बात है कि वो किसी भी डिसीज, किसी भी डिसऑर्डर्स के ऊपर डायरेक्टली वर्क नहीं करता। वो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग पेशियों को बनाने के लिए, अलग अलग टिश्यूज को बनाने के लिए, अलग अलग ऑर्गेन्स और उसके बाद एक सिस्टम को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज अ सेल, सेल के ऊपर जाकर यह काम करता है। अगर मैं ये कहूं आपसे कि सर्कुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर यूज की जाने वाली सेल्स और मेरे हैंड्स के अंदर यूज की जाने वाली सेल्स ये सेम रहेगी या अलग रहेगी? डेफिनेटली स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, मशीनरी उसके अंदर भी सेम है, बट जो फंक्शन वो करने वाले हैं उस फंक्शन को करने के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल्स माने न्यूट्रिशन अलग अलग है। जैसे मेरे फिंगर्स मूव हो रहे हैं, फोल्ड्स हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे फिंगर्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज्यादा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी को शो कर रहा है। बट वही उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन में उतना ही कंटेंट मेरे दूसरे हिस्से के सेल्स के अंदर रहना ये जरूरी नहीं। इसीलिए हमारा जो पूरा शरीर है वो शरीर इन 11 अलग अलग प्रणालियों, 11 अलग अलग सिस्टम्स के माध्यम से बना है। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी होती है कि हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर तो काम करता ही है। इनडायरेक्टली अगर हम ये कहें कि आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का काम अगर इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो इसके ऊपर तो हम बहुत बार डिस्कस करते भी आए हैं, बहुत अलग अलग हमने एग्जाम्पल्स भी उसके अंदर देखे हैं। एक्चुअली आयुर्वेदा ये कहता है कि हम किसी भी सिम्टम के ऊपर नहीं काम। सिम्टम कब दिखाई देगा हमें? जब हमारे बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर पैथोजन, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल जो हमें खराब करने का काम कर रहा है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहती है, फाइट करती भी है, बट अगर वो लंबे समय तक चलता रहे तो हमारे बॉडी के ऊपर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पर्टिकुलर एक सिम्टम दिखाई दे रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हो कि ये दिक्कत है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको ये पूछते हैं कितने दिनों से आपको पर्टिकुलर तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं, जब मैं पढ़ाता हूं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, तब हम ये देखते हैं कि कोई भी पैथोजन, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी को हार्म करता है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। 72 आवर्स में कितना होगा, या 5 दिन में कितना होगा, 1 वीक के बाद कितना होगा, 1 महीने के बाद कितना होगा, तब डोसेज या फिर मेडिसिन पर्टिकुलर उस तरीके की दी जाती है कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है उसकी लाइफ साइकिल, उसके लाइफ स्पैन कौन से स्टेज पे है, उसे मद्देनजर रखते हुए हम मेडिसिन देते हैं। और इसीलिए एलोपैथिक इंडस्ट्री को हम हमेशा 11th आवर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे SOS मैकेनिज्म होता है ना, सेव आवर सोल, जब कोई रास्ता हमारे सामने नहीं रहता है, 11th आवर होता है, तब हमें बचाने के लिए, हमारी जान को बचाने के लिए एलोपैथिक इंडस्ट्री काम करती है, दैट इज 11th आवर इंडस्ट्री। बट वो किसी भी तरीके से हमारे शरीर के अंदर से जो डिसीज है, जो डिसऑर्डर्स हैं, उसे 100% रिमूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है। बिकॉज कोई भी मेडिसिन किस बिना पे दी जाती है, आपको क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उन सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए आपको मेडिकेशंस दी जाती है ना। अगर मेडिकेशन की बात करेंगे तो सिरप्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकती हैं, कैप्सूल्स हो सकती हैं, इंजेक्शंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के मेडिकेशंस हैं जिसके ऊपर भी हमने काफी बार चर्चा की। बट आयुर्वेदा, अगर हम जनरलाइज पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करेंगे या फिर हम डायरेक्टली इबैट्रियम ह्यूबारिस मोर पर इस प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो ये आपके शरीर के अंदर अगर डिसीज है या नहीं है, अगर आप एक अच्छे खासे इंसान हो, एथलेटिज्म हो, एक स्पोर्ट्समैन हो, किसी भी तरीके से आप परेशान नहीं हो,
फिर भी आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, ताकि आपकी सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन वो फुलफिल होती रहे। अगर डिसीज की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर जब हम पैदा होते हैं, जो हमारी एक सेल काम करती है रेगुलर बेसिस पे, अगर जन्म से ही कोई डिसीज डिसऑर्डर है तो उसे रिवर्ट कर पाना दैट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज हमारे शरीर के अंदर वो हिस्सा फुल्ली डेवलप्ड ही नहीं हुआ है ना। या फिर फुल्ली डेवलप्ड आप हो, 6-7 महीने के बाद अगर कोई डिसीज डिसऑर्डर आपको हुआ है या फिर उसकी वजह से कोई दिक्कत अगर होने लगी है, तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से बात करेंगे या साइंस के हिसाब से बात करेंगे या फिर एज ए रिसर्चर मैं आपसे कहूं, तो उसे रिवर्ट कर पाना हम सोच सकते हैं, वी कैन ट्राई दैट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा जन्म होता है, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके बॉडी के अंदर जो सेल्स है, उस सेल को रीजनरेट करने का काम आयुर्वेद के हिसाब से किया जाता है। इसका मतलब आई एम 35 ईयर्स राइट नाउ, मेरे शरीर के अंदर वो सेल्स नहीं है जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे। हर 10 साल के बाद मेरा पूरा शरीर नया बनता है। 10 साल पहले मैं ऐसा नहीं था जो आज हूं। ठीक है। तो मेरी बॉडी की हर सेल जो है वो बेसिक अगर फंक्शनल अच्छी तरीके से काम करने लगे, तो मेरे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन अच्छे से काम करे। अगर किसी सेल के अंदर डिफेक्ट दिखाई देता है, तो आयुर्वेदा आपके सेल के ऊपर जाकर उसे रिस्टोर करने का काम करता है, बिकॉज आप पहले से ऐसे नहीं थे। आपके लाइफ स्पैन के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे यन नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, यन नंबर फैक्टर्स हैं जो हमारे शरीर को डैमेज करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज जिसके ऊपर हम बात करें दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज तो बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 8,500 से भी ज्यादा डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हैं जो न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसीज की वजह से होती हैं। मैं क्रूशियल एक्सीडेंटल आर्टिफिशियल डैमेजेस में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जेनेटिक इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी डैमेज होने लगती है। तो ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के अंदर रूट कॉज के ऊपर जाकर काम करता है, ना सिर्फ आपके सिम्टम्स। ठीक है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपको दिन में 3 लीटर से ज्यादा पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्रोडक्ट यूज करते हो या नहीं करते हो, फिर भी पानी का सेवन ज्यादा होना जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक बात करना चाहूंगा। ब्रूसली को हम सब जानते हैं। जब उनकी डेथ हुई थी तो पता चला था कि सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा वाइटलिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमें कहीं से मिलती है तो वो मिलती है पानी से। तो वो इतना पानी पीते थे, इतना पानी पीते थे कि बॉडी के अंदर की जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी बह जाते थे यूरिनेशन के साथ। इसका मतलब बॉडी बहुत ज्यादा वीक होने लगी उनकी, और डेथ के बाद ये पता चला कि एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से उनकी डेथ। पॉपुलेशन का काउंट ऐसा है जो पानी का सेवन ठीक तरीके से नहीं करता। एक नॉर्मल चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके यूरिन का कलर थोड़ा सा येलोइश कलर है, एकदम लाइट येलो है, तो आपके बॉडी के अंदर पानी बहुत सुप्रीम कंडीशन में, दैट इज एक इंडिकेटर अगर हम कहेंगे तो दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर एवर, कि आप ये डिनोट कर सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर वाटर का जो लेवल है वो अच्छा है। अगर डार्क येलो ब्राउनिश कलर का होने लगा, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर बहुत कम तरीके से वाटर है, किडनी की डिफिशियंसी होने के चांसेस आने वाले दिनों में हो सकती है। और बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, व्हाइट कलर का हो रहा है, इसका मतलब आपका बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। या फिर आप बहुत एक 4 घंटे 5 घंटे के बीच में आपने पानी नहीं पिया, 5 घंटे के बाद आपने 1 लीटर पानी पी लिया, उसके बाद फिर 4-5 घंटे आपने पानी नहीं पिया, फिर आपने 1 घंटा पानी लिया, इस तरीके से अगर आप पानी पीते रहोगे तो वो भी आपके बॉडी को एब्जॉर्बल नहीं रहता है। तो प्रयास करिएगा हर आधे से घंटे के बाद एक आधा ग्लास पानी आपको पीना है। तो चलिए, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम वो है प्राश फॉर्मुलेशन, जिसके ऊपर भी हमने बहुत अच्छी बात की है। प्राश एक ऐसा फॉर्मुलेशन है आयुर्वेद के हिसाब से जो सबसे कठिन होता है बनाने के लिए, और सबसे पोटेंट होता है जब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। जब आपके बॉडी के अंदर ये प्रोडक्ट जाएगा या फिर कोई प्राश फॉर्मुलेशन बॉडी के अंदर जाता है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी एंड उसकी एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म होता है बहुत शानदार होता है। उसके ऊपर हमने बात की है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम फिर से एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन देखेंगे जहां हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बात करेंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज इपिलेप्सी। इपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल बैरियर है।
वहां जाता है, आपको नींद अच्छे से। तो फिर से एक बार मैं सागर सर को कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिला है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का और इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आप सभी लोगों के पास पहुंचाने का। आपके ब्रेन के अंदर छोटा सा प्रॉब्लम या फिर अन रिवील करने वाली बॉडी के मूवमेंट्स हो सकती हैं, जो आमतौर पे मेरी बॉडी मूव करती है उससे थोड़ा सा अलग अगर बॉडी के मूवमेंट्स होने लगी हैं, तब भी हम ये कह सकते हैं कि हमें एपिलेप्सी जैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हाथ से कोई चीज गिर जाना, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, छोटी चीज मैंने यहाँ पे रख दी है और मैं अचानक से भूल गया हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद याद आ गया, वो भी न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर आ सकता है। या फिर मैं बात कर रहा हूँ और कोई चीज ऐसी है जो मुझे कहनी है ABCD और मैं कह रहा हूँ ACBD, है ना, जिसके स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर बात में कोई वर्ड पहले आ रहा है कोई वर्ड बाद में आ रहा है, तो ये भी अगर दिक्कत है ना कम्युनिकेशन के अंदर भी, तो भी हम कह सकते हैं कि दिस इज वन काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल बैरियर। तो सिर्फ मिर्गी के दौरे आना, अनकॉन्शियस हो जाना, यही एक न्यूरोलॉजिकल या फिर इपिलेप्सी का सिम्टम है, ऐसा नहीं है। तो जितने भी सिम्टम्स के बारे में अभी हमने बात की है वो भी सिम्टम्स हो सकते हैं न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर। दैट इज वन काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल बैरियर इज इपिलेप्सी। सो व्हाट एग्जैक्टली इपिलेप्सी इज? अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो हर 26 में से एक इंसान को, चाहे मेल हो, फीमेल हो, अडल्ट हो या चाइल्ड हो, हर 26 में से एक व्यक्ति को इपिलेप्सी की प्रॉब्लम होने लगी है। और इंडिया की बात करेंगे, आज देखिए जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, एजुकेशनल हब बना हुआ है। वी आर इन 2 टायर सिटी, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 5 लाख स्टूडेंट्स बाहर के अलग अलग सिटी से, विलेजेस से यहाँ पे सिचुएटेड हुए हैं, जहाँ सिर्फ कोचिंग के लिए वो आते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा कंपटीशन है एजुकेशन की बात अगर मैं करूं। और इसीलिए ये जो न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स हैं या फिर ब्रेन रिलेटेड समस्याएं हैं, ये मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स के अंदर दिखाई दे रही है। और इंडिया फिर से एक बार न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर अग्रसर हो रहा है। अगर मैं स्टैटिस्टिकल की बात करूं तो 2009-2010 के मुकाबले 2020 और 21 के अंदर लगभग 40.1% का ग्रोथ मिला है न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर। तो ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। 10 साल में 40 गुना केसेस बढ़ी है। अगर हम हमारी पॉपुलेशन देखें, अगर परसेंटेज देखे जाए तो परसेंटेज थोड़ा सा कम है, लगभग 1.3% पॉपुलेशन ऐसी है जो डायरेक्टली सिम्टोमेटिक कंडीशन के अंदर काम करती है इन टर्म्स ऑफ इपिलेप्सी। बट अगर हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो ये काउंट बहुत बड़ा है। तो हमें इसे सीरियसली लेना जरूरी है, और खास तौर पे बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो जिस तरीके से अभी हमने बात की है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या हो सकती है, इसका मतलब छोटा सा डिस्टर्बेंस हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर अगर होने लगा है, कुछ न्यूट्रिशंस ऐसी हैं अगर वहां पे दिक्कत आ जाए तो भी हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करती है हमारे शरीर के अंदर, ये समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा साइंटिफिकल टर्म अगर यूज करूँ तो समझ में ना आए, इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के अंदर मूव हो रही है उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये दिक्कत आ सकती है। जैसे हमारे घर के अंदर अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो कोई गैजेट नहीं चल पाएगा, लाइट डिम हो जाती है या फिर काम नहीं करती है ना। उस तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस काम करती है। तो क्या क्या कॉजेस हैं इसके? न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस भी हो सकता है, आर्टिफिशियल डैमेजेस मतलब एक्सीडेंटल के बाद अगर कोई दिक्कत होने लगी है तब भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि जो सेवियर डायबिटिक पर्सन है और जो हायर ब्लड प्रेशर से जूझ रहे, या फिर हायर ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट अगर हम ये बात करेंगे, जिनको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उनको आने वाले दिनों के अंदर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस दिखाई देते हैं अगर हम सही तरीके से हमारा ध्यान नहीं रखेंगे। तो फिर से एक बार ई बायोटोरियम प्लेटफॉर्म का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशनिस्ट और हमारे बॉडी को या फिर हेल्थ ओरिएंट बहुत अलग अलग प्रोडक्ट सर ने अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करके हमें दिए हैं। तो उसी के ऊपर आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। एपिलेप्सी के कॉजेस एंड सिम्टम्स अगर हम देखेंगे तो टेम्पररी कंफ्यूजन, जैसे हमने देखा ना कि छोटी मोटी चीजें हैं, कंफ्यूजन हो रहा है,
स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर कोई वर्ड पहले बता रहे हैं हम जो बाद में बताना चाहिए था, जिस तरीके से ग्रामेटिकल होनी चाहिए ना, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं। अगर मैं मराठी की बात करूँ तो मेरी मदर टंग मराठी है, अगर मेरी मदर टंग के अंदर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है बात करने में, कभी कभार, रेगुलर नहीं, कभी कभार, तो इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स की सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। मसल्स थोड़े से वीक हो जाना, या फिर बहुत ज्यादा स्टीफनेस उसके अंदर आ जाना, जैसे हम जकड़न कहते हैं ना, कि मसल्स बहुत ज्यादा स्टीफ हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी बॉडी के अंदर नहीं रही उस वक्त। कॉन्शियसनेस अगर आपका जा रहा है, बहुत ज्यादा लिथार्जिक महसूस हो रहा है आपको, तो ये सब चीजें अगर हम देखेंगे तो ये हो सकता है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है। हम में से कुछ लोगों को लिथार्जी होती है, खाना खाने के बाद उठने का दिल नहीं करता है, 2 घंटे अगर हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो कोई और काम करने का दिल नहीं करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। मैं सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ कि अगर इसमें से कोई चीज रेगुलर बेसिस पे अगर होने लगी है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। जैसा हम कहते हैं ना, डिप्रेशन, बहुत आसान लगता है हमें कि यार बहुत डिप्रेशन में चला गया, यार बहुत डिप्रेस हो चुका हूं मैं। तो डिप्रेशन कब होता है? जब आपका जो हेड है वो पेन हो रहा है लगभग 7 to 8 वीक्स कॉन्स्टेंटली, रेगुलर बेसिस पे होने लगा है, तो हम कहते हैं कि यू आर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन। 8 वीक मतलब 2 महीने अगर रेगुलर बेसिस पे हेडेक है, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेज आती है डिप्रेशन। तो कोई भी चीज इतनी इजीली अगर नहीं होती है हमारे शरीर के अंदर, तो उसको बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं इन सब चीजों को। अगर हम ये छोड़ दें तो और छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे हमें ध्यान रखना जरूरी है। मोस्ट प्रिडोमिनेंट जेनेटिक के ऊपर तो किसी के बस नहीं है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। ब्रेन डैमेज, हाँ, आर्टिफिशियल डैमेज अगर हम कहेंगे तो हम थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं, जैसा टू व्हीलर चला रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा फ्रीली, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा वॉकिंग अगर हम करते रहेंगे तो डेफिनेटली जो ब्रेन डैमेजेस या फिर हैमरेज होने के चांसेस है, स्ट्रोक होने के चांसेस है, उससे हम बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कोहल यूज एंड डिसऑर्डर्स। टोबैको हो सकता है या फिर अल्कोहलिज्म हो सकता है, ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा डैमेज करने का काम करती है। हमारे ब्लड फ्लो को कम करने का काम करेगी, आरबीसीज का काउंट कम करने का भी काम करती हैं। हमारे शरीर के अंदर इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो हमारे शरीर को एक अलग तरीके के वाइब्रेशंस देने का काम करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं, एचएसपी जिसे हम कहते हैं, एचएसपी, हीट शॉक प्रोटीन। अगर मैं छोटा जल्दी इस चेयर पे अगर बहुत धड़ाम से मैं बैठ जाऊं, तो मेरे बॉडी को एक अलग तरीके का हीट लगता है, एक शॉक लगता है। इसी तरीके से शरीर के अंदर भी कुछ शॉकिंग मूवमेंट्स होती हैं, तो उन शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए हीट शॉक प्रोटीन्स काम करती है। तो ये जो हमारे प्रोटेक्शन करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म शरीर के अंदर कुदरत से आए ना, तो उन मैकेनिज्म्स को डैमेज करने का काम किसी भी तरीके के एब्यूज्ड कंडीशन से होती है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको हो सकता है, अल्कोहलिज्म हो सकता है, या फिर कोई अलग तरीके की ड्रग्स हो सकती हैं, तो उनसे ये दिक्कत होती है। तो इससे हम डेफिनेटली खुद को बचा सकते हैं। थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ज्यादा समय मुझे नहीं मिला, तो इसीलिए एक पूरा स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, या फिर एक एक छोटा छोटा मैं दिखा सकता था आपको, तो उतना समय नहीं मिला, सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले हम इस वाले हिस्से पे बात करेंगे जहाँ पे ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, राइट हैंड साइड अपर कंडीशन में। तो हमारे शरीर के अंदर ना 4 अलग अलग तरीके के आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म्स होते हैं। मतलब कुछ पॉजिटिव आयंस होती हैं, कुछ नेगेटिव आयंस होती है। सेल के अंदर और सेल के बाहर जाना, सेल के अंदर आना और बाहर जाना। तो आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग, अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म्स ये होते हैं। बट जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं ना, ब्रेन की बात करेंगे, नर्व टिश्यू की बात करेंगे, तो वहां पे हमें 2 तरीके के चैनल दिखाई देते हैं। एक मिलता है हमें पोटेशियम गेटेड आयन चैनल, दैट इज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, जहां पे वोल्टेज ही मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे शरीर घर के अंदर इतना वोल्टेज होता है, उतना वोल्टेज होता है, तो एग्जैक्टली वोल्टेज हमारे शरीर के अंदर मेंटेन करने का काम नर्वस सिस्टम ही करती है। दैट इज प्राइम मोटो ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो कोई एक नर्व टिश्यू है, तो वो नर्व टिश्यू एक्शन पोटेंशियल को तैयार करने का काम करती है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, जहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स शुरू होते हैं अपना काम करने के लिए। तो वो मैकेनिज्म को आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास थोड़ा सा करेंगे। तो आसान भाषा में समझेंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे इसके ऊपर।
तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, तो ये ऐसा समझिएगा कि हाथ के नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो सेल के अंदर का हिस्सा है, हाथ के ऊपर का हिस्सा है वो है सेल के बाहर का। आई होप मेरा मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है। तो हाथ के नीचे का मैकेनिज्म अगर मैं देखूं तो वहां पे पॉजिटिव 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 है, या फिर 3 निगेटिव अंदर है, 3 पॉजिटिव बाहर है। इसका मतलब क्या हो, नॉर्मल है। पोलराइजेशन नॉर्मल, पोलराइजेशन मतलब जो चार्ज है जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव, मतलब रेस्टिंग फेज में रेस्ट कर रही है सेल, कोई काम नहीं कर रही है वहां। तो रेस्टिंग फेज में कितना होता है हमारे सेल का नर्व टिश्यू का वोल्टेज, -70 मिली वोल्ट। आई होप यहाँ पे ये -80 दिख रहा है ना, ये होता है -70 मिली वोल्ट, एग्जैक्टली -70 होता है। -80 ये गलत है, यहाँ पे -70 एग्जैक्टली होता है। और जैसे जैसे प्लस की तरफ जाएगा ना, वैसे वैसे न्यूरो ट्रांसमिटर्स एक्टिवेट होते हैं, काम करते हैं। तो उनको अगर एक्टिवेट करना है तो क्या करना चाहिए हमें, ये तो -70 में है, उनको पॉजिटिव की तरफ ढकेलना पड़ेगा। तो पॉजिटिव की तरफ ढकेलना है तो कौन बढ़ाएगा, निगेटिव को कम करना पड़ेगा, पॉजिटिव को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्शन पोटेंशियल के अंदर सोडियम और पोटेशियम ये दोनों काम, हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 सोडियम इज इक्वल टू 2 पोटेशियम। तो 3 सोडियम और 2 पोटेशियम ये इज इक्वल, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में काम करते हैं। तो अभी क्या हुआ, जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है। तो अभी इनको पॉजिटिव के अंदर ढकलना है तो क्या होगा कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है नर्व सेल्स के द्वारा। और जो -70 यहाँ पे आपको दिखाई, ये -70 ही कंसिडर करिएगा इसको। आई होप मेरा कर्सर यहाँ पे मूव हो रहा है, यहाँ पे ये वाला, यस ये वाला डायग्राम। तो ये ए के जगह पे जब ये बी के पास जाएगा ना, कब जाएगा, जब नर्वस सिस्टम या फिर नर्व सेल प्रेशर क्रिएट करती है और लगभग 150 से 200 सोडियम के मॉलिक्यूल्स वहां पे ढकेल दिए जाते हैं वो वाले हिस्से में, अपर वाले हिस्से में, ताकि वहां पे पॉजिटिव आयन का कंटेंट बढ़े। और जैसे ही पॉजिटिव का बढ़ता है -70 से ये बनता है -55, -55। ये मैं इतना डिटेल क्यों बता रहा हूं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का महत्व कितना है, पोटेशियम का महत्व कितना है, सोडियम का महत्व कितना है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड का महत्व कितना है, ग्लूटामेट अमीनो एसिड का इंपॉर्टेंस कितना है, कॉपर का इंपॉर्टेंस कितना है, मैग्नीशियम का कितना है, जिंक का कितना है। ये 9 मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो -70 का -55 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने 100, 150, 200 सोडियम के मॉलिक्यूल वहां पे इग्नाइट हो गए। और जैसे ही वहां पे पॉजिटिव का कंटेंट ज्यादा हुआ सेल के बाहरी हिस्से में, सोडियम सेल के अंदर आने लगता है। तो जैसे ही सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट होने लगती है, वो एक्साइट कंडीशन में जाता है, जिसे कहते हैं हम डीपोलराइजेशन, जो लगभग +40 तक जाता है। था -70, सोडियम की वजह से हुआ -55, -55 पे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेशन मोड में जाती है। और जब +40 जाता है, ये सी वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेटेड कंडीशन में अपना काम उन्होंने कर दिया। अभी पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए, निगेटिव आयन कम हो गए, तो क्या होगा, सोडियम अंदर लिया जाएगा और पोटेशियम बाहर फेंका जाएगा। कि तो पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स कम लगते हैं बट उनके अंदर पॉजिटिव कंटेंट ज्यादा है। तो जैसे जैसे ये रिवर्स मैकेनिज्म होता रहेगा, वैसे वैसे ये रीपोलराइजेशन होगा, मतलब फिर से ये नेगेटिव कंटेंट के पास आता चलेगा। अभी तो -70 था, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये -70 से भी नीचे चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पोटेशियम का बाहर फेंकना, इफ्लक्स होना कंटिन्यूअसली शुरू रहता है। ये हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है। ये मैं जितना बता रहा हूं, ये नॉर्मल पर्सन के बॉडी के अंदर 110% इसी तरीके से वर्किंग होता है। अगर इस वर्किंग के अंदर डिफेक्ट होने लगा तो डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जैसे ही नीचे जाएगा -70 के, और जो नॉर्मल था उससे भी कम होने लगा, तो फिर पोटेशियम भी बाहर जाना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, थ्रेशोल्ड लेवल पे जाएगा, -70 मिलीवोल्ट पे आ जाएगा। जैसे हम ईसीजी कहते हैं ना कि हमारा ईसीजी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, उतने ही रफ्तार से, उससे ज्यादा रफ्तार में ये चीजें हमारे शरीर के अंदर होती है। जैसे जी हार्ट के लिए चेकिंग का मैकेनिज्म होता है मेजर, वैसे ईईजी हमारे जो ब्रेन है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। हमारा जो स्काल्प होता है, उस स्काल्प को जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, ठोस सतह जहां पे लगती है ना, वहां पे एक रॉड रखा जाता है और उसका इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिखाई देता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे A B C और D देख रहे हैं, उस तरीके से।
बहुत ज्यादा डेंस होता है वो। जैसा हमारा ईसीजी थोड़ा सा खुला खुला होता है ना, वैसा नहीं होता, ये थोड़ा सा डेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल मैकेनिज्म इस तरीके से, तो बहुत असरदार तरीके से हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन काम करती है। ये तो हमने एक सिंपल मैकेनिज्म देखा। ये वाला हिस्सा यहाँ पे हमने ये बताया कि पोटेशियम चैनल है, सोडियम चैनल है, सोडियम यहाँ से अंदर आया, सोडियम अंदर आने के बाद जब सोडियम अंदर आना बंद हो गया तो पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो गया, और जब ये भी बाहर चला गया तो फिर ये ओपन हो गया, फिर सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये ऑन ऑफ मैकेनिज्म, जैसे ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ, ये मैकेनिज्म कंपलसरी शुरू रहता है। जैसा हमने कहा कि बच्चों के अंदर ये ज्यादा दिखाई देता है, तो बच्चों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल ड्रॉबैक। पेरेंट्स आज की डेट में पेरेंट्स दोनों भी जॉब के ऊपर है, बच्चों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, बच्चों के साथ ज्यादा समय बिता नहीं सकते, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस उनके शरीर के अंदर दिखाई देते। मोस्ट प्रोडोमिनेंटली फीमेल चाइल्ड अगर है ना, तो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेफिनेटली डिफेक्ट होते हैं, या फिर उनके अंदर इम्बैलेंस होने लगता है। बच्चों की मैं बात करूं तो उनको समय देना जरूरी है, बिकॉज न्यूरोलॉजिकल बैरियर बच्चों के अंदर देखा क्यों जाता है कि, तो जब 15 साल या 10 साल 12 साल की बात करेंगे, वहां पे डिप्रेशन, प्रेशर, टेंशन ये चीज नहीं होती है, वहां पे चाइल्डहुड या फिर पेरेंटिंग अच्छे से नहीं होती है। तो पेरेंट्स ने उनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लड़ाई झगड़ों से बच्चों को दूर रखें। अगर ये दिक्कत होने लगी, ये चीजें होने लगी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे चल के हमें थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस हो सकते हैं। और एक बड़ा रीजन है ब्रेन या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर, दैट इज लो O2 इन ब्लड। तो डेफिनेटली हमारे मोर पावर काम तो करता ही है, साथ में अगर हम बायोमेट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होगा। और सिर्फ ऑक्सीजन का होना ये डिटरमाइन नहीं करता कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो रहा है। ब्लड को पतला करने के लिए जो हम एस्पिरिन टैबलेट बाहर से लेते हैं, या फिर जो मैकेनिज्म बॉडी के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, उस मैकेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए, और वहां पे अगर आप एस्पिरिन टैबलेट ले रहे हैं या फिर कोई आर्टिफिशियल कंटेंट ऐसा ले रहे हैं जो आपके शरीर को शरीर के अंदर के ब्लड को डाइल्यूट करने का काम कर रहा है, तो हिबारिस मोर पावर बाय डिफॉल्ट जाके आपके शरीर के अंदर वो काम करेगा। इसका मतलब हिबारिस मोर पावर का सेवन आपको तो डेफिनेटली करना ही है, बट साथ ही साथ जब आप सोते हो तो डेफिनेटली बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल आपको करना है, दैट इज बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, जो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन डेफिनेटली बढ़ेगा, और हीमोग्लोबिन को पकड़ के चलने का काम करते हैं फेरस मॉलिक्यूल्स, दैट इज आयरन, तो वो भी आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे से एलिवेट हो सकता है। अभी देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स मार्केट में मिलते हैं, दो तरीके के मिलते हैं। एक होता है, यहाँ पे मैंने दिया है EIAED, और इस एक वर्ड के पहले अगर हम एन लगा देंगे तो NEIAED, ये दो ड्रग्स मार्केट में मिलते हैं। बट जो दूसरा है जिसका जिक्र हमने यहाँ पे नहीं किया, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स मार्केट में नहीं मिले हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा तौर पे यूज नहीं किया जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये ड्रग्स दी जाती हैं तो वो हमारे लीवर के अंदर एक एंजाइम का ग्रुप होता है, उस ग्रुप को इंड्यूस करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हो कि जब हम ड्रग ले रहे हैं न्यूरोलॉजिकल बैरियर के लिए, पर्टिकुलरली इपिलेप्सी के लिए एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, तो हमारे सबसे पहले वो जा रहा है हमारे लीवर के अंदर। तो क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। AIEAD का लॉन्ग फॉर्म क्या हो रहा है वहां पे, एंजाइम इंड्यूसिंग एंटीइपिलेप्टिक ड्रग्स। मतलब एंजाइम इंड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, एंजाइम को इंड्यूस करना, एंजाइम को बढ़ाना, एंजाइम को और ज्यादा मात्रा में बनाना, इंड्यूस कर रहा है उसे, है ना, एंटीइपिलेप्टिक ड्रग। अभी ये जो एंजाइम है, ये P450 साइटोक्रोम P450 इस एंजाइम के ग्रुप को बढ़ाता है। इसके अंदर दो अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं, अगर हम कंबाइन करेंगे तो मोटा मोटी से हम साइटोक्रोम P450 एंजाइम कह सकते हैं। तो ये वाला एंजाइम हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है। ये तो अच्छी बात है कि वो ड्रग हमारे शरीर के अंदर के एक एंजाइम को इंड्यूस कर रहा है, बढ़ा रहा है, और हमारे इपिलेप्टिक जो कंडीशन है उसे कम कर रहा है, सिम्टम्स को कम कर रहा है, हमें अच्छा महसूस हो रहा है, दैट इज गुड थिंग। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी को ये कम करता है, खत्म करने का काम करता है। अभी विटामिन डी जो है वो मेरे अनुसार, मैंने बहुत बार आपको कहा भी है, विटामिन D3 इज ओनली विटामिन डी विच इज फंक्शनल।
अगर विटामिन D3 को हम विटामिन D2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बॉडी सिर्फ 5% इसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, मतलब ना के बराबर, जिसे हमें फंक्शनल मानता ही नहीं। तो विटामिन D3 एकमात्र ऐसा विटामिन डी है जो फंक्शनल होता है हमारे शरीर के अंदर। विटामिन D2 आपके शरीर के अंदर 10 किलो पड़ा हुआ है, वो काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तो विटामिन D3 इज ओनली फंक्शनल विटामिन डी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत कम मात्रा में हमें विटामिन D3 मिलता है हमारे डाइट के अगेंस्ट। हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत कम विटामिन D3 आपको मिलेगा, बिकॉज ये 100% प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से ही बड़ा है। इसके अंदर किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल कंटेंट यूज नहीं किए गए, कोई भी तरीके, किसी भी तरीके का एनिमल कंटेंट इसके अंदर नहीं है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश हो सकती हैं, या फिर अगर हम बात करें नॉन वेज की तो उसके अंदर से अच्छा खासा आपको विटामिन D3 मिलता है। बट वेज के अंदर या फिर वेगन की बात करेंगे तो वहां पे कम मिलता है। तो अभी तो हमें विटामिन D3 चाहिए, बिकॉज फिर से एक बार, कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर बहुत ढेर सारा है। मैं रोज सुबह शाम 10-10 गोलियां खा रहा हूं मैं कैल्शियम की, फिर भी अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स मुझे है, फिर भी कैल्शियम डिफिशियंसी कम ही नहीं हो रही है। बिकॉज कैल्शियम एब्जॉर्ब ही तब होगा जब विटामिन D3 होगा, बिकॉज विटामिन D3 ही कैल्शियम को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाता है और उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो विटामिन D3 बहुत इसेंशियल होता है हमारे शरीर के अंदर, जिसके ऊपर हमने काफी बात इसके पहले भी की है। तो ये जो एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होती है ना, जो एंजाइम को इंड्यूस कर रही है, नॉन एंजाइम इंड्यूसिंग होती है, बट उसके कुछ खास रिजल्ट्स नहीं है, तो डॉक्टर वो कभी रिकमेंड नहीं करते, या फिर उसके रिजल्ट ही नहीं है तो कोई भी रिकमेंड क्यों करेगा। तो ये एंजाइम इंड्यूसिंग जो है, वो एंजाइम हमारे शरीर के अंदर जब भी एलिवेट कंडीशन में आता है ना, जब भी बढ़ता है, तो विटामिन D3 को कन्वर्ट करता है विटामिन D2 के अंदर, जो एक एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल को कम कर रहा है, नॉन एब्जॉर्बेबल के अंदर ट्रांसफर कर रहा है उसे। एक तो हम वेजिटेरियन हैं, एक तो हम सनलाइट के अंदर घूमते नहीं है, एक तो हम वॉकिंग नहीं करते हैं। जैसे सुबह 7 बजे के जो विटामिन D बहुत अच्छे से मिलता है हमारे शरीर के अंदर। छोटे छोटे बच्चों को, जो न्यूबॉर्न बेबीज होती हैं 1 साल 2 साल तक, तो उन्हें मसाज की जाती है धूप के अंदर रख के, उल्टा सीधा करके, ताकि पूरे बॉडी को विटामिन D3 मिले या फिर सनराइज मिलती जाए। बट आज तो हम AC के अंदर रहते हैं, तो एक तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन D आ ही बहुत कम रहा है, और जो भी मिल रहा है उसे भी कम करने के लिए एंटीइपिलेप्टिक ड्रग्स काम कर रही है। तो बताओ अभी किस तरीके से कैल्शियम डेफिशिएंसी से बच पाएंगे। अगर विटामिन D3 D2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कैल्शियम डिफिशियंसी होने लगी है, डेफिनेटली कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर कम होता जाएगा। ठीक है, तो अर्थराइटिकल जो सेशन हमने लिया था ना पिछली बार, तो उसके अंदर तो हमने इसके लिए बहुत अच्छे खासी डिस्कशन किया। तो अभी फिर से हम कैल्शियम के ऊपर या फिर उस मैकेनिज्म के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो हमारे ब्रेन को न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो स्लाइड आगे है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी देखिए, विटामिन D3 D2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नॉन एब्जॉर्बेबल कंडीशन में जा रहा है, तो कैल्शियम डिफिशियंसी होगी। तो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से जो भी दिक्कत है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपेनिया हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकते हैं, हड्डियों के अनुसार जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब हो सकती है। उससे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो न्यूरोलॉजिकल बैरियर हो सकती है। देखिए, हम मेडिसिन ले रहे हैं न्यूरोलॉजिकल बैरियर से बचने के लिए, और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो अगेन हमें वो ढकेल रहा है न्यूरोलॉजिकल बैरियर के। किस तरीके से, यहां समझते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दिए जहां पे हमने कैल्शियम सोडियम लिखा है, वो छोड़ दीजिए। नीचे वाला जो हिस्सा है ना, जहां पे हमने एक्शन पोटेंशियल दिया है, ये वाला राइट हैंड साइड का नीचे का, उसके ऊपर बात करें। एक्शन पोटेंशियल अराइव हो चुका है, मान के चलते हैं। जब भी एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है, चालू होता है, इग्नाइट होता है, जिसके ऊपर हमने देखा ना, हमने -70 से -55, फिर +40, फिर नीचे जा रहा है, वो इग्नाइट हो चुका है। सोडियम पोटेशियम बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स फुल्ली चार्ज है। कह रहे हैं भैया आप तो हम ऐसा काम करके बताएंगे आपको कि आप क्या ही सोचोगे हमारे बारे में। तो जब भी एक्शन पोटेंशियल काम शुरू करता है, तो सबसे पहले एक नर्वस टिश्यू के अंदर, नर्व सेल के अंदर जो सिग्नल है, उस सिग्नल को बाहर फेंकने के लिए अंदर कैल्शियम को आना जरूरी है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने कैल्शियम वोल्टेज आयन गेटेड चैनल यहाँ पे दिखाई दिया आपको। कैल्शियम के ऊपर 2 और उसके सामने प्लस लिखा हुआ है, मतलब ये पोटेंशियल वाला है। अगर कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है तभी वो ओपन होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ओपन नहीं होगा। ये साइंस सिंबल्स क्यों बता रहे हैं हम, माइनस अगर रहा या प्लस रहा तो ये डिनोट करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के बाद ही ओपन होगा। इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखिए यहाँ पे तो ये वोल्टेज, इसका वोल्टेज अगर बढ़ता है तभी ओपन होगा। किसका,
कैल्शियम का। तो कैल्शियम जब अंदर गया तब ये ब्लू डॉट वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफ्यूज हो जाएंगे और अपने सेल के अंदर का जो सिग्नल है ना, जो कहना है शरीर को, वो बाहर आकर फेंक देंगे। फिर दूसरी नर्व टिश्यू उसे एंगल्फ कर लेगी, उसे भी तो दूसरे सेल को देना है ना। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सेल्स काम करती है नर्वस सिस्टम के अंदर, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को मूव ऑन करने का काम करती है, हर सेल की वही कहानी है। कैल्शियम अंदर जाएगा, डिफ्यूज होगा, फिर दूसरे सेल के अंदर सिग्नल जाएगा, कैल्शियम अंदर जाएगा, फिर वो डिफ्यूज होगा, फिर बाहर सिग्नल निकलेगा। तो सोचिए कैल्शियम कितना ज्यादा हमारे नर्वस सिस्टम को लगता है। मिलता कहां से है? हमारे खाने पीने से। आज उतना सटीक खाना पीना तो हमारा नहीं है, खाने से तो नहीं मिल पा रहा है हमें। तो हमारा शरीर इतना अच्छा है, हमें तकलीफ ही नहीं देगा, बताएगा नहीं। तो कहां से लेगा? 98% रिसाइड होता है हमारे बोन्स के अंदर, 2% होता है हमारे टीथ के अंदर। तो सबसे ज्यादा कहां पर है? बोन के अंदर। तो बोन से खींच कर लेगा। पिछले स्लाइड के अंदर आपने आई थिंक देखा होगा, फिर से एक बार वो स्लाइड दोहराता हूँ। ओह, एक मिनट, ये वाली स्लाइड। तो देखिए, रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन, जो हाइयर अपटेक ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। तो ये जो ड्रग्स हैं ये इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर के बोन से कैल्शियम को खोद खोद के निकालते हैं, यूज करते हैं, निकालते हैं, यूज करते हैं। हमारा प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी कितनी है ये बहुत कम लोग, जो 50 साल के ऊपर है, 55 साल के ऊपर है, वही रेगुलर बेसिस पे चेकअप करते होंगे। बट मेरे एज के अंदर तो हम चेक करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, करना चाहिए बट हम नहीं करते। पता हो या ना हो, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो डेफिशिएंसी अगर है तो कैल्शियम देता ही जाएगा। फिर भी एक बार मैं और एक बार आपसे कहता हूं कि जब भी अर्थराइटिकल रिलेटेड कोई इश्यू अगर है तो सनलाइट के अंदर 20 से 25 मिनट घूमना अनिवार्य है, उसके सिवा अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अभी ये ऊपर वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपको कहा ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दो नर्व सेल्स हैं, ये दो नर्व सेल को ब्लॉक करने का, इकट्ठा रखने का काम कर रहा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अगर नहीं रहा तो ये जो ऑन ऑफ मैकेनिज्म है वो होगा ही नहीं। ऑन है तो ऑन ही रहेगा, ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा। तो स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन ऑफ, ऑन ऑफ अगर करना है तो मैग्नीशियम अंदर लगेगा। लगता है ना बटन को बंद और चालू करते हैं तो बीच में जो लगता है वो काम कर रहा है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम हमेशा ही एक अंडररेटेड मॉलिक्यूल के हिसाब से काम कर रहा है हमारे शरीर के। उसके ऊपर भी एक सेशन हमने लिया था यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप जाकर सर्च कर सकते हो मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैग्नीशियम वहां पे ऊपर देखिए कैल्शियम, सोडियम है, सबसे नीचे देखिए पोटेशियम है। पोटेशियम और सोडियम एक्शन पोटेंशियल का काम कर रहे हैं। कैल्शियम इनटेक अगर होता है तभी न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने बॉडी के, अपने सेल के अंदर का जो सिग्नल है वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में GLY आपको दिख रहा है ग्रीनिश, और यहाँ पे गोल सर्कुलर में ब्लू में आपको ब्लू दिख रहा है, मतलब वो ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन ये एक कोफैक्टर के तहत काम करता है, जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरे मॉलिक्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाना। ग्लूटामेट एक मॉलिक्यूल ऐसा है, जब ग्लूटामेट आकर आपके न्यूरॉन के ऊपर बाइंड होता है ना, NADA एक तरीके का एक रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर को जब वो जाकर बाइंड होता है तब वो एक्टिवेट फॉर्म में है। तब उनको पता चलता है कि यार अभी सोडियम पोटेशियम को चलाना पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करना पड़ेगा कब? जब ग्लूटामेट आकर बाइंड होगा। ग्लूटामेट के साथ साथ ग्लाइसिन भी लगेगा, ग्लाइसिन नहीं है सिर्फ ग्लूटामेट है, तब भी वो ऑन नहीं होगा। जैसे स्टार्टर दे रहे हैं हम, इग्नाइट कर रहे हैं, गाड़ी शुरू होने की जैसा हो रही है बट गाड़ी शुरू नहीं हो रही। कि कितने मारते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है चालू होगी, नहीं हो रही है, चालू हो जाएगी, हो नहीं पा रही है। तो ग्लाइसिन भी जरूरी है, ग्लाइसिन ग्लूटामेट, ये दो अमीनो एसिड है। 3 अमीनो एसिड खाने से मिलते हैं हमें। अगर खाना हमारा रेगुलर बेसिस पे अच्छा नहीं है, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, हम ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वहां पे उतना अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम खाना, संभावना उसकी बहुत कम है। तो डरने की जरूरत नहीं है, हिबारिस मोर पावर आपके साथ है। सुबह शाम एक एक चम्मच आपको लेना है, जो आपके शरीर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। जितने भी न्यूट्रिशन के बारे में आज हमने बात की है उसे ओवरकम करने का काम इस प्रोडक्ट के साथ किया जाएगा। तो अभी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है जो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा, जो हमारे शरीर के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को ओवरकम करता है। प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। मखाना अगेन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, मैग्नीशियम का भी अच्छा सोर्स है। जो स्केलेटल डेवलपमेंट हमारे शरीर के अंदर होती है वहां पे अगर डैमेज है तो ये डेफिनेटली ये दो इंग्रेडिएंट वहां पर स्ट्रक्चरल रीअसेंबल करने का भी काम करते हैं। यहाँ पे शुगर केन है, आलमंड है। आलमंड बेहतरीन तरीके का आलमंड हम यूज करते हैं जो
मोस्ट मेजर कंटेंट है उसके अंदर का, दैट इज अ मैग्नीशियम, जो हमारे शरीर के अंदर मिलता है। अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल हो सकती है, सभी किस्म के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। शुगर केन भी बहुत अच्छा है। समर सीजन में रोज 1 ग्लास शुगर केन का जूस पीना बहुत इसेंशियल है, ये जरूर करना चाहिए। अभी तो खैर हर महीने, हर सीजन, हर फ्रूट, हर चीज मिल रही है, बट अगर हम 10-20 साल पहले की बात करेंगे और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये सीजन में ये है, वो सीजन में वो है, और उसी सीजन में उसी फ्रूट की नेसेसरी होती है हमारे शरीर को, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने का काम करती है। साथ ही खजूर बहुत बेहतरीन काम करेगा, दालचीनी, कोकोनट, जिंजर एंड केसर, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे शरीर को पर्टिकुलरली न्यूरोलॉजिकल बैरियर से बचाने का काम बहुत शानदार तरीके से करेंगे। साथ ही हमारे पास गोल्ड भस्म है, जो न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमारे स्पर्म के टिप के अंदर भी गोल्ड पार्टिकल मिलता है, जिसकी खासियत ऐसी है, गोल्ड की ऐसी खासियत है, जो आपके डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन या फिर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अगर हम कहेंगे ना, जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हम रह रहे हैं उस वजह से अगर डीएनए के अंदर कोई दिक्कत अगर होती है तो उसको भी रिवर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गोल्ड। तो उस तरीके का एडिबल गोल्ड इस प्रोडक्ट के अंदर हमने यूज किया है। अगेन सिल्वर, जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करेगी, आपके स्किन को बहुत अच्छी तरीके का रिफ्लेक्शन देने का काम करेगी। साथ ही विटामिन सी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर, और उसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट दैट इज सैबरिक, वो भी हमने इसके अंदर ऐड किया है। यूएसए से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है वो। उसी के साथ साथ कुर्कुमिन C3 है, बायोपेरिन है, जो वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी के तहत काम करता है। जो भी चीज आप खा रहे हो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कई गुना बढ़ाएगा, आपके बॉडी को एब्जॉर्बल कंडीशन में लाकर रखेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, आपके पर्टिकुलरली ब्रेन को बहुत शानदार तरीके से मॉनिटर करने के लिए। तो ये रहा आज का प्रेजेंटेशन, जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया, साथ ही आदरणीय हमारे कौर मैडम और प्रतीक सर ने जो दिया, उसी सबका एक बार थैंक यू सो मच, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ओवर टू यू प्रतीक सर। आई होप प्रतीक सर इज देयर। तो देखिए, अगर हम और भी बात करना चाहें तो और भी बहुत बात कर सकते हैं हम, पर्टिकुलरली एक ये इंग्रेडिएंट या फिर एक चीज के ऊपर जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर काम करता है। देखिए, सिर्फ ब्रेन की रिलेटेड ही नहीं, सिर्फ नर्वस सिस्टम के तहत ही नहीं, बट ये प्रोडक्ट हमारे एंटायर बॉडी को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम बहुत आसान तरीके से करता है। हमें इस प्रोडक्ट को करना क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करने से भी पहले जो ओवरनाइट सलाइवा होता है वो बहुत इसेंशियल कंटेंट होता है, वन ऑफ द हिडन इंग्रेडिएंट मैं कहता हूं हमेशा। मेरे शरीर को लगने वाली जो चीजें हैं वो मैं मेरे सलाइवा के द्वारा जांच करके पता लगा सकता हूं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर मुझे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, मैं तमाम तरीके का एनालिसिस कर सकता हूं। तो वो एक हिडन इंग्रेडिएंट है हमारे शरीर के अंदर, तो वो उसे यूज करना है हमें ओवरनाइट सलाइवा के अंदर। उसी के साथ हमें आधा चम्मच प्रोडक्ट यूज करना है, 5-10 मिनट तक रोल ऑन करना है, और उसी 5-10 मिनट आप वॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद आधा ग्लास गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। ये रहा मॉर्निंग सेशन। रात को खाना खाने से आधे से 1 घंटे के बाद आप फिर इसी तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट शो करेगा। So Pratik sir is here. Over to you, Pratik sir. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Vinay sir, for the wonderful session. As always, you're there to